Assalamu alaikum everyone and welcome back. In the last lecture we talked about the serial multipliers and we analyzed serial multipliers in terms of area and delay. In this lecture we will discuss about the modular multipliers and then the application of modular multipliers in cryptography. With the advancement in information technology, the internet is being used as a tool of communication. A large amount of confidential and personal data is being shared daily among different organizations using the same internet lines. Now, to make this data secure across a wide variety of platforms, ranging from large servers to the small handheld devices like mobile phones, secure and efficient techniques are required to protect it. Cryptography is the analysis and development of mathematical methods to protect the important private information on an insecure medium in the presence of fraudulent users. So, cryptography is used to secure the confidential and important data when it is being shared on the insecure medium like internet. अब क्रिप्टोग्राफी हमारे पास जो है अगर इसको हम सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल है देखें, ये एक बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल है हमारे पास, जिसमें एक आपके पास बॉडी ए और एक बॉडी बी है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू ए चैनल, और इस चैनल के जो भी इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोटेक्टेड नहीं होगी, वो सिक्योर नहीं होगी, तो एडवर्सरी इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है. अब लेट्स से सिनेरियो देख सकते हैं कि ए और बी जो आपस में दो बॉडीज कम्युनिकेट कर रही है, क्या क्या हो सकती है. ए एंड बी कैन बी टू पीपल यूजिंग सेलुलर फूड नेटवर्क, दो बंदे जो फोन में बात कर रहे हैं. इसके अलावा ए कैन बी एन इंडिविजुअल वेब ब्राउजर हु वांट्स टू परचेज समथिंग फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर बी. तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, एक आपके पास मतलब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है ऑनलाइन स्टोर बी से. इस केस में भी आपके पास ये कुछ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा. और अदर सिनेरियो हो सकता है कि आप ईमेल के थ्रू आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. ए और बी दो आपके पास दो बॉडीज़ हैं जो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. अब जो एडवर्सरी होगा वो ट्राइज टू eavesdrop this communication and can get access to the conversation on the cellular network. जो आपस में अगर वो सेलुलर नेटवर्क में बात करें, अगर ए और बी दो लोग हैं जो आपस में सेलुलर फ़ोन नेटवर्क में बात कर रहे हैं, तो आपके पास एडवर्सरी कोशिश होगी कि आपके पास वो इनकी कम्युनिकेशन को हैक करे और इनकी कम्युनिकेशन को एक्सेस करे. इसी तरह जब ए और बी हम दूसरा सिनेरियो देख रहे हैं कि ए कैन बी इंडिविजुअल वेब ब्राउजर who wants to purchase something from an online store B, तो आपके पास एडवर्सरी क्या करेगा, he wants to get credit card information of A, or he can even impersonate A or B in the transactions. वो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन जो शॉपिंग करते हुए यूज़ करेगी आपके पास यूज़ करेगा ए आपके पास, वो उस इंफॉर्मेशन को लेना चाहेगा और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फ्रॉडलेंट मेथड के साथ वो अपनी ट्रांजेक्शन करना चाहेगा. और इसी तरह एडवर्सरी जो है, अगर वो ए और बी कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में थ्रू ईमेल मैसेजेस, वो ईमेल को रीड कर सकता है अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं होगी, और वो ईमेल को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है मैसेजेस को. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कन्वर्सेशन हो रही है थ्रू ए चैनल, और चैनल नाम भी आपके पास इंटरनेट ही होता है, तो उसको सिक्योर किया जाए. इसलिए क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स जो हैं उनको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके पास ये जितने भी कम्युनिकेशन है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपनी ईमेल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहे हैं, या आप फ़ोन पे सेलुलर फ़ोन नेटवर्क में बात कर रहे हैं, आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है. अब क्रिप्टोग्राफी के बेसिकली आपके पास दो टाइप्स हैं, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी. सिमेट्रिक को आप प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं और एसिमेट्रिक को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं. सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में आपके पास एक सिंगल की यूज़ होती है, और ये एल्गोरिथम जो होते हैं काफ़ी फास्ट होते हैं. जो डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ हो रहे हैं उनमें एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, डिजिटल इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है.
लेकिन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि इसमें एक ही की यूज़ हो रही होती है और की मैनेजमेंट, इस की डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो है वो उसमें वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकी। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में आप एक पेयर ऑफ की यूज़ होता है, एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। तो ये दोनों कीज़ आपस में रिलेटेड इस तरह होती हैं कि आपके पास जो पब्लिक की होती है वो आप शेयर करते हैं दूसरे यूज़र के साथ, उसको शेयर करने में कोई इशू नहीं होता। और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के प्रॉब्लम्स थे कि शेयरिंग के, की मैनेजमेंट के, वो उसमें सॉल्व हो गए थे। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के जो दो मेथड्स हैं, RSA और इलिप्टिक क्रिप्टोग्राफी है, और ये वाइडली अब अडॉप्ट किए जाते हैं क्योंकि आपके पास वाइडली अडॉप्ट होते हैं अपनी के इंफॉर्मेशन को, डाटा को सिक्योर करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम इलिप्टिक क्रिप्टोग्राफी को देखें और इसी तरह आपके पास RSA के लिए भी, तो आपके पास इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो टॉप लेवल पे इलिप्टिक का प्रोटोकॉल होता है। इलिप्टिक क्रिप्टोग्राफी में उसी को हायरार्की देखें आपके पास इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी किस तरह काम करती है। और टॉप लेवल पे आपके पास इलिप्टिक कर्व प्रोटोकॉल होता है, जिससे आपके पास डेफी-हेल्मन प्रोटोकॉल है और डेफी-हेल्मन की एक्सचेंज प्रोटोकॉल है, ऐसे डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं। ये प्रोटोकॉल बेसिकली बेस कर होता है ECPM ऑपरेशन पे, इसको कहते हैं इलिप्टिक कर्व पॉइंट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। और ये इलिप्टिक कर्व पॉइंट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो होता है, ये इसमें आपके पास रिपीटेटिव ऑपरेशन होता है पॉइंट एडिशन का और पॉइंट डबलिंग का। पॉइंट एडिशन और पॉइंट डबलिंग ये है कि पॉइंट एडिशन ऑफ अ पॉइंट टू इटसेल्फ होती है, और पॉइंट डबलिंग एडिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक कर्व टू इटसेल्फ इज कॉल्ड पॉइंट डबलिंग, और एडिशन ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एन इलेक्ट्रिक कर्व इज कॉल्ड पॉइंट एडिशन। तो ये आपके पास फिर इलेक्ट्रिक कर्व की थ्योरी है, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये कि ये जो पॉइंट एडिशन और पॉइंट डबलिंग ऑपरेशंस हैं, ये आपके पास डिपेंड कर रहते हैं मॉड्यूलर एडिशन, मॉड्यूलर सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलर इन्वर्जन डिवीजन पे। अब हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्यों अडॉप्ट करते हैं, तो इसकी आपके पास एक रीज़न तो ये है कि क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस में आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशंस के ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। अब अगर आप अपने बार बार मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन करेंगे तो आपके पास बिट साइज इंक्रीज होता है। तो इस बिट साइज को लिमिट करने के लिए, ताकि आपके पास मॉड्यूलर अरिथमेटिक अडॉप्ट की जाती है, अगर आप 4 बिट की लेट्स से ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट फिर दोबारा 4 बिट में आ जाता है मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन में। वैसे आप 4 बिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 बिट का रिजल्ट आता है, फिर 8 बिट को फिर 4 बिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 बिट का रिजल्ट आता है। अब क्रिप्टोग्राफी में जो ऑपरेंड साइजेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, 256 बिट्स ऑपरेंड्स होते हैं, 128 बिट्स ऑपरेंड्स होते हैं। तो आप 256 बिट्स दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 बिट का रिजल्ट आएगा। अगर आप इस रिजल्ट को लिमिट नहीं करेंगे दोबारा 256 बिट्स में, तो नेक्स्ट टाइम 256 और 512 बिट का रिजल्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 768 बिट का रिजल्ट आ जाएगा। जिस तरह बिट्स इंक्रीज कर दी जाती हैं, तो बिट्स के उसको लिमिट करने के लिए एक वजह ये है कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक यूज़ की जाती है। इससे ये होगा कि आपके पास अगर 256 बिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट मॉड्यूलर अरिथमेटिक में 256 बिट नहीं आता है, तो बिट्स इंक्रीज नहीं करते। और दूसरा फिर आपके पास जो क्रिप्टोग्राफी का स्ट्रक्चर है वो आपके उसमें रिंग्स होती हैं, क्रिप्टोग्राफी में जो मैथमेटिक्स यूज होती है, रिंग्स होती हैं, फील्ड्स होते हैं आपके पास। इसी तरह आपके पास जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक है, इसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक में भी आपके पास वही प्रॉपर्टीज हैं जो आपके पास क्रिप्टोग्राफिक उसमें यूज़ होती हैं, अरिथमेटिक में यूज़ होती है। इस वजह से आपके पास मॉड्यूलर अरिथमेटिक को यूज़ किया जाता है। अब ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक में जब हम कहते हैं कि सबसे बॉटम लेयर पे आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्जन डिवीजन है, तो ये अब जो बॉटम लेयर पे मॉड्यूलर ऑपरेशंस हैं, ये आपके पास बॉटलनेक होते हैं किसी भी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की परफॉर्मेंस का। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, तो आपके पास ओवरऑल जो क्रिप्टोग्राफिक मेथड होगा, जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल होगा, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब इन मॉड्यूलर अरिथमेटिक में और इन मॉड्यूलर ऑपरेशंस में जो एडिशन ऑपरेशन है, ये भी बड़ा आपके पास एक्सपेंसिव नहीं होता। इसकी आपके पास ये 1 साइकिल या 2 साइकिल में परफॉर्म किया जा सकता है, और इसका हार्डवेयर भी बहुत ज़्यादा रिसोर्स कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं होती। इधर सब्ट्रैक्शन है, ये भी इन टर्म्स ऑफ एरिया और इन टर्म्स ऑफ आपके पास
क्लॉक साइकिल यूटिलाइजेशन, इसका जो है आपके पास बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं होते एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मॉडुलर मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलर इन्वर्जन डिवीजन, ये दोनों ऑपरेशन ऐसे हैं जो आपके पास expensive operation in terms of area and in terms of clock cycle utilization as well. अब मॉडुलर इन्वर्जन डिवीजन जो ऑपरेशन है, ये इसको मेन लूप से, क्योंकि वैसे तो अब ये हर आइटरेशन में दोनों परफॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन हर आइटरेशन से निकाल के इसको मेन लूप से निकाल के सकते हैं अगर हम डिफरेंट प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में, जिसमें इन्वर्जन डिवीजन का ऑपरेशन जो है वो मेन लूप से निकल जाता है और हर आइटरेशन में परफॉर्म होने की बजाय आखिर में जब सारी आइटरेशन हो जाती हैं उसके बाद एक दफ़ा परफॉर्म होता है। तो कुछ ऐसे आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जिनमें इन्वर्जन डिवीजन को अपने मेन लूप से आप साइड में लेके जा सकते हैं। जबकि लेकिन उस केस में जब भी आप इन्वर्जन डिवीजन जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है, जब भी आप उसको मेन लूप से एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास मॉडुलर मल्टीप्लिकेशन मज़ीद इंक्रीज हो जाती है। तो इस लिहाज से आपके पास मॉडुलर मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास है वो सबसे ज़्यादा आपके पास इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है मॉडुलर मल्टीप्लिकेशन क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस में, क्योंकि मॉडुलर इन्वर्जन डिवीजन जो है उसको आप मेन लूप से एलिमिनेट कर सकते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ सम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मॉडुलर मल्टीप्लिकेशंस। तो और इन्वर्जन डिवीजन जो होता है जो सबसे बेसिकली कॉस्टली ऑपरेशन होता है, जब वो एलिमिनेट हो जाएगा मेन लूप से तो आपके पास मेन लूप में मॉडुलर मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रह जाता है। अब हम देखते हैं कि मॉडुलर अरिथमेटिक है क्या। मॉडुलर अरिथमेटिक में आपके पास आप एक इंटीजर सेलेक्ट करते हैं, कोई भी इंटीजर जिसको हम यहाँ पे नाम पी दे रहे हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करते हैं जिसको आप कहते हैं वो आपका मॉडुलस है। तो जो भी इंटीजर पी है उसको आप कहते हैं आपका मॉडुलस है। तो फिर आप उस सिस्टम में आपके जो नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो 0 से p-1 तक होंगे, आपके नंबर p से फिर लेस होंगे। और जब आप मॉडुलर अरिथमेटिक परफॉर्म करेंगे, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो अगर आपका रिजल्ट इस रेंज से बाहर हो जाएगा, इस सेट से बाहर हो जाएगा जो आपने मॉडुलस की जो वैल्यू से कम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर्स को, उससे आपका इंक्रीज कर जाएगा तो आप नंबर्स को रैप अराउंड कर देंगे वंस दे रीच पी। जब वो पी के बराबर हो जाएंगे या पी से इंक्रीज कर जाएंगे तो आप उनको दोबारा इस सेट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पी की वैल्यू 5 लेते हैं, अपना मॉडुलस 5 लेते हैं, तो आपके पास जो सेट बनता है वो 0 से p-1 यानी 4 तक बनेगा। अब आप जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं इसी सेट में से 2 + 1 3, तो आपके पास इसी सेट में आ रहा है, इट्स ओके। 2 + 2 4, दो नंबर आपने इसमें से सिलेक्ट किया 2, उसको अपने साथ ऐड किया 4 आ गया, उसी सेट में एग्जिस्ट करते हैं, इट इज़ गुड। और जब आप 2 + 3 कर रहे हैं, आप 5 आ गया, 5 इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। जब 5 एग्जिस्ट नहीं करता इस सेट में तो आप क्या करते हैं कि रैप कर देंगे, दोबारा नंबर्स को रैप अराउंड करेंगे, रैप अराउंड पी। फॉर एग्जाम्पल 5 था तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू 4 तक जा सकती थी, तो 5 वाला नंबर दोबारा आप उसको 0 रिप्रेजेंट करेंगे। जब 2 + 4 6 है, अब उसको रैप अराउंड करेंगे तो 5 से वो एक ज़्यादा है तो आपके पास वो 1 वैल्यू आ जाएगी। 5 के बराबर नंबर था 2 + 3 5, 0 दे दिया। 5 से 2 + 4 6, 5 से एक ज़्यादा है उसको 1 दे दिया, तो दोबारा आप उसी सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हम मॉडुलर अरिथमेटिक को राइट कैसे करते हैं। अगर आपका मॉडुलस 5 ही है, p5 है, तो आप लिखते हैं 2 + 1 = 3 mod 5। अब जब भी वैल्यू मॉडुलस से छोटी होगी तो आपकी वही वैल्यू मेंटेन रहेगी, वो चेंज नहीं होती। 2 + 3 5 आ गया, तो 5 mod 5 हमारे पास 0। 2 + 2 4, 4 mod 5 4, क्योंकि लेस है मॉडुलस से। 2 + 4 6 6 mod 5, तो इस तरह आप लिखते हैं 6 mod 5, तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि 4 × 4 = 16 mod 5। तो इस केस में जो आप रैपिंग करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। इस चीज़ से हमें ये अंदाज़ा होता है कि मॉडुलर अरिथमेटिक को आप एज ए रिमाइंडर कंसिडर कर सकते हैं व्हेन वी डिवाइड बाय द मॉडुलस। देखिए 4 + 4 16 है, तो 16 को आप डिवाइड करें मॉडुलस से। मॉडुलस क्या है 5, 5 3 are 15, 1 रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास वैल्यू आएगी। तो 4 + 4 = 16 mod 5 = 1।
तो मॉडुलस अर्थमेटिक को आप ये कह सकते हैं कि जब भी आपके पास कोई रिजल्ट आएगा उसको आप मॉडुलस से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है वो आपके पास मॉडुलर अर्थमेटिक का रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 214 mod 5 है आपके पास, 214 mod 5, जब आप 214 को डिवाइड करेंगे 5 से, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। तो वो आपके पास अगर आप करें तो 420 आएगा और 1 आएगा और 14, 2 10, 4 रिमाइंडर आता है, तो 4 आपके पास ये रिजल्ट है। तो मॉडुलस अर्थमेटिक आप ये कह सकते हैं कि मॉडुलस अर्थमेटिक में आप मॉडुलस से जो भी वैल्यू होती है उसको, अगर वो वैल्यू मॉडुलस से बड़ी है तो आप उससे मॉडुलस से उसको डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो आप उसको यूज़ करते हैं, वो मॉडुलस अर्थमेटिक का रिजल्ट वो होता है। अब इसके हमारे पास मॉडुलस अर्थमेटिक में हमारे पास एडिशन ऑपरेशन हो, मॉडुलर एडिशन हो या मॉडुलर मल्टीप्लिकेशन हो, a प्लस बी मॉड पी या a स्टेरिक बी मॉड पी, तो आपके पास ये इन्वॉल्व होता है डिवीजन का ऑपरेशन, इन्वॉल्व डिवीजन बाय पी ऑपरेशन। अब डिवीजन आपके पास कॉस्टली ऑपरेशन है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डिले एंड क्लॉक साइकिल यूटिलाइजेशन, इसलिए हम डिवीजन ऑपरेशन को नॉर्मली अवॉइड करते हैं। और डिवीजन में ये बड़ी इजीली अवॉइड किया जा सकता है, तो हम इसको देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि जब भी आप कोई ऑपरेशन करेंगे, लेट से 0 से 5 मॉडुलस और 0 से 4 आपका सेट है, तो आप 4 + 4 करेंगे, 4 + 4 कोई भी दो नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास ये 8 आ जाएगा। अब 8 जो एक्चुअल ऑपरेशन है 8 mod 5, तो mod 5 का मतलब हमने पहले डिस्कस कर लिए mod 5, तो mod 5 यानी करने का मॉडुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब है कि आप 8 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ। ये हम 4 बिट्स की एग्जांपल्स ले रहे हैं, जब 256 बिट का ऑपरेशन हो और 256 बिट की डिवीजन हो, वहाँ पी भी 256 बिट का होगा, क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन में पी आपके पास जो नॉर्मल ऑपरेट साइजेस होते हैं वो 128 256 होते हैं। तो अब 256 बिट की डिवीजन होगी तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी, इन टर्म्स ऑफ डिले भी, इन टर्म्स ऑफ क्लॉक साइकिल यूटिलाइजेशन भी। तो आपको इस डिवीजन ऑपरेशन को बचाने के लिए आपको ये रिजल्ट आएगा इसका। तो इस डिवीजन को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये कॉस्टली ऑपरेशन है, तो आप जो है उसको एलिमिनेट करते हैं, और डिवीजन ऑपरेशन में ये बड़ी इजीली एलिमिनेट की जा सकती है कि आप जब भी दो नंबर ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल ए और बी दो नंबर हैं, ए और बी दो नंबर है और वो लेस देन पी है, क्योंकि आपको सेट में से दो नंबर लेंगे। जब दो नंबर लेस देन पी होंगे और आप उनको ऐड करेंगे तो उनका एडिशन भी आपके पास, उनकी एडिशन लेस देन 2p आएगी, 2p से बढ़ नहीं सकती। जब भी दो नंबर होंगे अगर वो लेस देन p हैं और आपके पास मॉडुलर उसमें मॉडुलर से लेस हैं और आपको सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको ऐड करेंगे, उनका रिजल्ट लेस देन 2p आएगा। अब जब रिजल्ट लेस देन 2p है और उस रिजल्ट में से आप a + b में से, अगर वो मॉडुलर अर्थमेटिक क्या है और मॉडुलर एडिशन क्या है, अगर ये रिजल्ट a + b जो आपने किया है ये अगर p से लेस होगा तो कोई मसला नहीं है, अगर p से बड़ा है और 2p से p के बराबर है या p से बड़ा है तो ये 2p से लाजमी छोटा होगा। तो आप क्या करें, इसको वापस p से लेस करने के लिए -p कर देंगे। जब भी एक रिजल्ट 2p से छोटा हो, जब -p करेंगे तो वो लेस देन p आ जाएगा। सिंपल अर्थमेटिक है। तो मॉडुलर अर्थमेटिक क्या है, मॉडुलर एडिशन क्या है, जब भी आप दो ऐसे नंबर्स को ऐड करेंगे जो लेस देन p है, तो आपकी पॉसिबिलिटी रिजल्ट क्या आती है, दो a b लेट से दो नंबर है तो a + b करेंगे, तो या तो a + b जो ऐड होंगे वो लेस देन p आएगा। अगर वो लेस देन p है तो नो इशू, रिजल्ट आपका ठीक है, क्योंकि आपने लेस देन p रखा है रिजल्ट को। और अगर आपका रिजल्ट a + b जो है वो p से बढ़ गया है या p के बराबर हो गया तो आप उसमें p माइनस कर दें, क्योंकि वो मैक्सिमम 2p से हमेशा कम होगा। जब p माइनस करेंगे तो वो वापस उस रेंज में आ जाएगा, लेस देन p आ जाएगा। और ये आपके पास का एल्गोरिथम लिखा हुआ है, ये एल्गोरिथम कंप्यूट a + b, if a + b is greater than or equal to p, z is equal to a + b minus p, else z is equal to a + b। तो ये सिंपल जो बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आपने इस तरह करना है। तो एडिशन में, मॉडुलर एडिशन में सिंपली आप रिजल्ट को चेक करते हैं, अगर ग्रेटर देन p है और ये बराबर इक्वल टू p है तो आप उसमें से
पी को माइनस कर देते हैं, और अगर लेस देन पी है तो वो पहले ही करेक्ट है, उसमें कुछ ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन जो क्लासिकल मेथड है कि आप दो ऑपरेटर्स जो एक्स और वाई उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आर आता है उसको पी से डिवाइड करते हैं। अगेन क्योंकि मॉड्यूलर अरिथमेटिक आपने करनी है, एक्स क्लास वाई मॉड पी करना है आपने। तो एक्चुअल ऑपरेशन आप करना ये चाह रहे हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मॉड पी। तो आप क्या करेंगे, एक्स और वाई को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पी से डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट आपके पास ठीक आ जाएगा, मॉड्यूलर रिजल्ट आ जाएगा। ये क्लासिकल मेथड है मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन अगेन मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलर डिवीजन जो है, डिवीजन बाय पी जो है, एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। इसको अवॉइड करने के लिए फिर आपके पास जो मेथड्स प्रपोज किए गए लिटरेचर में इंटरलीव मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन है और मोंटगोमरी मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन है। ये ऐसे ऑपरेशन है जिनमें सिंपल शिफ्ट और ऐड ऑपरेशन से डिवीजन के ऑपरेशन को एलिमिनेट किया गया। जो डिवीजन बाय पी है, जो डिवीजन बाय मॉडुलस है आपके पास, जो डिवीजन बाय मॉडुलस है, इसको एलिमिनेट करने के लिए आपके पास इंटरलीव मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन और मोंटगोमरी मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन में सिंपल शिफ्ट एंड ऐड ऑपरेशन यूज किए जाते हैं। लेट्स से हम करते हैं इनको। ये इंटरलीव मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन और रेडिस टू इंटरलीव मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम है। इनपुट में दो नंबर हैं ए बी, तो लेस देन पी है। और नॉर्मली जब आप ये इंटरलीव मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन किए तो ये क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन में यूज होता है। इसका मोंटगोमरी मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन भी क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन में यूज होता है। क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन में आपके पास ये जो पी होता है, जो मॉडुलस होता है, ये समटाइम्स आपके पास, बल्कि नाम भी आपके पास ये प्राइम नंबर होता है, तभी इसको मैंने पहले इसका नाम पी दिया था। तो क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन में ये जो मॉडुलस होता है, नाम लीजिए प्राइम नंबर होता है। तो आपके पास दो इनपुट्स हैं ए बी जो लेस देन पी होंगे, और आउटपुट रिजल्ट क्या होगा, ए क्लास बी मॉड पी। और जो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, पहले पी डिसाइड करते हैं आप। लेट्स से 4 बिट का पी लेना है। सिंपल एग्जांपल के लिए क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन के लिए आप डिसाइड करते हैं कि 128 बिट का पी यूज़ करना है, 256 बिट का पी यूज़ करना है, या 512 बिट का पी यूज़ करना है, तो वो डिसाइड किया जाता है। और फिर उसके बाद जब पी आप डिसाइड कर लेते हैं तो ए और बी आप सेलेक्ट करेंगे जो उस पी से लेस होंगे। उनका साइज उतनी बिट्स का होगा जितना पी बिट्स का है, और जो रिजल्ट जेड आएगा वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक के बाद उसका साइज उतनी बिट्स होंगी जितना आपके पास ए बी और पी की बिट्स है। तो इंटरलीव मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन में आप एमएसबी बिट से स्टार्ट करते हैं, और पहले ऑपरेशन आप करते हैं जेड इज इक्वल टू जेड। जेड एक्यूमुलेटर लेते हैं जिसको आप उसको डबल कर देते हैं। अब डबल करने का मतलब क्या, 2z आपने किया तो इसका मतलब z प्लस जेड कर रहे हैं आप। और z प्लस जेड जो है बेसिकली 2z आप जो डिजिटल है उसमें आप सिंपल लेफ्ट शिफ्ट से अचीव कर सकते हैं। किसी भी नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करें तो 2z आ जाता है, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। तो z को लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 करें तो ये 2z बन जाएगा। तो अब जो 2z नंबर आएगा, क्योंकि वो z का डबल हुआ और z जो आपके पास स्टार्ट में एक्यूमुलेटर लेंगे आप 000 और फिर इसकी कोई वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू 2z की वैल्यू 2p से लेस होगी। तो आप पहले 2z करेंगे, फिर मॉड p का ऑपरेशन करेंगे। मॉड p का ऑपरेशन वही है कि आपने, क्योंकि ये 2z की है तो इसमें आपको उसको फिर उससे आपने p अगर चेक करेंगे जो रिजल्ट होगा, z इसको 2z किया फिर z को चेक करेंगे तो क्या ये z जो है वो p से बड़ा है या p के बराबर है, तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है, z इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू p, ये जो z 2z करने के बाद आया, ये अगर ट्रू होती है कंडीशन तो z माइनस पी कर देंगे, ये मॉड्यूलर पोर्शन करने के लिए z माइनस पी कर देंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो z में कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, z z ही रहेगा, क्योंकि p से लेस ही आपकी रिक्वायरमेंट थी। फिर आप जो नंबर है, अगर एमएसबी बिट से स्टार्ट करें तो मल्टीप्लाई, यहाँ दो बिट ए आपके पास मल्टीप्लिकेंड है और बी आपके पास मल्टीप्लायर है। तो बी मल्टीप्लायर की आप बिट्स देखते हैं, एमएसबी बिट्स से स्टार्ट करते हैं, n-1 बिट से स्टार्ट करते हैं। क्या वो 1 है? अगर वो बिट 1 है तो जो ऊपर आपने मॉड्यूलर ऑपरेशन करने के बाद z आया था उसमें आप मल्टीप्लिकेंड ए को z करते हैं, पार्शियल प्रोडक्ट z ऐड करते हैं। ये चीज़ हम पहले देख चुके। लेट्स से ए नंबर है A0 से A3,
A0 A1 A2 A3, और ये B0 है B1 B2 B3 अप टू B3। तो आपने की मल्टीप्लिकेशन शुरू की है, तो आपने पहले बिट B3 ली है और B3 को देखा अगर ये 1 होगी तो एक्यूमुलेटर में ये सीरियल मल्टीप्लिकेशन हम देख चुके हैं, ये पार्शियल प्रोडक्ट A ऐड हो जाएगा, A0 A1 A2 A3 जो वैल्यू आ रही है वो एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा। और अगर ये बिट 0 होगी तो 0 ऐड हो जाएगा। और फिर ऐड करने के बाद आप चेक करेंगे क्या जो Z = Z प्लस A आपने किया है और Z की नई वैल्यू आई है Z प्लस A करने के बाद, क्या वो वैल्यू मॉड P को ऑपरेशन करना है, ये मॉड P का। अब आप चेक करेंगे ये Z जो आया है Z प्लस A करने के बाद, क्या ये Z ग्रेटर देन P है या इक्वल टू P है। अगर ऐसा है तो आप इससे P माइनस कर देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो ये सीधा रहेगा। और फिर जब ये आइटरेशन कंप्लीट हो जाएंगी आप रिटर्न कर देंगे Z। तो सिंपल जो रिलीव ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल है कि आप एक एक्यूमुलेटर Z लेते हैं और जो एक्यूमुलेटर Z को आप हाई प्रेशर में डबल करते हैं बाय लेफ्ट शिफ्ट करते हुए, और लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जब आप उसको डबल हो जाता है तो आप चेक करते हैं क्या वो रिजल्ट ग्रेटर देन P है कि मॉड P भी लेना आपने। मॉड P किस तरह लिया जाएगा तो आप चेक करेंगे वो रिजल्ट ग्रेटर देन P है, अगर वो ग्रेटर देन P है तो आप P माइनस कर देंगे, अगर वो लेस देन P है तो वो फिर P माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट देंगे। फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लायर जो होगा, दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं A और B को, तो मल्टीप्लायर की बिट्स को चेक करेंगे आप। तो मल्टीप्लायर की MSB बिट को सबसे पहले लेंगे, आप पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। अगर बिट 0 होगी तो आप जो Z ऊपर मॉड्यूलर अरिथमेटिक होने के बाद आया था उसमें अगर आपकी बिट MSB बिट मल्टीप्लायर की 0 थी तो उसमें 0 ऐड कर देंगे, और अगर मल्टीप्लायर बिट आपकी 1 थी तो उसमें A ऐड कर देंगे पार्शियल प्रोडक्ट। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी अगेन उसको चेक करेंगे, फिर मॉड्यूलर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मॉड P करेंगे। तो मॉड P करने के लिए आपको अगेन मॉड P करेंगे, तो मॉड P करने के लिए अगेन आपको चेक करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट ग्रेटर देन P तो नहीं है, ये इक्वल टू P तो नहीं है। अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू P अगर P माइनस कर देंगे वैसे छोड़ देंगे। इसके साइड पे कि आपके पास आपने 4 बिट की एग्जांपल ली है, P ले लिए 1011 यानी कि 11, A आपके पास 7 और B आपके पास 9। तो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन जो है वो 7 क्रॉस 9 7 क्रॉस 9 और P 11 है मॉड 11, तो 63 मॉड 11, तो ये आपके पास 8 आता है, 8 आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मॉडल जो आपके पास ये 8 कैसे आया है। तो आपने 63 को 11 से डिवाइड किया है, तो 11 5 55, 8 रिमाइंडर बचे तो 8 आपका रिजल्ट है। अब हम देखते हैं कि इंटरलीव मॉडल मैथमेटिक्स से क्या ये रिजल्ट आता है कि नहीं। तो आपने A को यहाँ पे 7 से असाइन कर दिया, Z को 0 0 0, एक्यूमुलेटर को 0 0 0 से असाइन कर दिया, मल्टीप्लायर B को 1 0 0 1 की वैल्यू दे दी, और P आपके पास 1 0 1 1 है, ये P 1 0 1 1, और इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट है 0 1 0 1। अच्छा, अब पहली क्लॉक साइकिल में पहले तो इनिशियलाइज कर लेंगे आप, ये इनिशियलाइजेशन का साइकिल है। जब इनिशियलाइज कर लिया तो यहाँ पर ये इनिशियलाइज करेंगे आप A रजिस्टर को इस वैल्यू के साथ, Z को एक्यूमुलेटर को 0 के साथ, मल्टीप्लायर को 1 0 0 1 के साथ, P को 1 0 1 1 जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं मॉडुलस उसके साथ, और P प्राइम को टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ P के साथ। फर्स्ट साइकिल में आपने जिस तरह पिछले एल्गोरिथम पढ़ा, आप पहला काम करते हैं 2Z। अब Z का 2Z लेंगे तब भी 0 ही आएगा, क्योंकि उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2Z करने के बाद आप इसका अगला ऑपरेशन होता है कि 2Z मॉड P। तो क्या आप 0 को चेक करेंगे क्या ये ग्रेटर देन P है, नहीं, जब ग्रेटर देन P नहीं है तो आपके पास ये सीधा रहेगा। तो Z = 2Z मॉड P और चेक करते हैं क्या जो ये रिजल्ट है वो जो 2Z करके आपके पास रिजल्ट आया था वो रिजल्ट ग्रेटर देन P है तो P माइनस करते हैं, यहाँ ग्रेटर देन P है ही नहीं तो माइनस नहीं होगा, 0 रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने एल्गोरिथम में देखा था, उसमें आप क्या करते हैं, B चेक करते हैं, B की MSB बिट को चेक करते हैं। तो B की MSB बिट 1 है, जब MSB बिट 1 है तो आपके पास Z जो एक्यूमुलेटर है उसमें पार्शियल प्रोडक्ट 0 1 1 ऐड होगा, तो 0 1 1 ऐड हुआ तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब फिर चेक करेंगे इस पॉइंट पे Z = Z प्लस A तो हो गया है, लेकिन मॉड P करना है, तो मॉड P करने के लिए ये सेम रिजल्ट चेक किया जाएगा क्या ग्रेटर देन P है, तो ये तो ग्रेटर देन P नहीं, अगर ग्रेटर देन P होता है इसमें से P माइनस किया जाता, तो ये ग्रेटर देन P नहीं है तो सीधा छोड़ दिया जाएगा 7। ये पहले इटरेशन कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी साइकिल में, दूसरी क्लॉक साइकिल में, क्योंकि ये रेडिस 2 इंटरलीव मल्टीप्लायर है तो हम एक बिट डेटा टाइप ले रहे हैं मल्टीप्लायर की। अब अगली क्लॉक साइकिल में दूसरी बिट लेंगे मल्टीप्लायर की जो ये वाली है, वो बिट आपके पास 0 है,
तो उसकी तरफ जाते हैं अभी। तो सेकंड क्लॉक साइकिल जो ही अब स्टार्ट हो, पहला काम आपने 2Z करना है। 2Z किया तो इसका 2Z किया तो आपके पास 1110 आ गया। अब 1110 जब आ गया तो इसमें 2Z करने के बाद आप करते हैं चेक करते हैं क्या ये रिजल्ट ग्रेटर देन पी है मॉड पी करने के लिए। यस, जो ये आपके पास 14 है और पी आपके पास 11 है, ये ग्रेटर देन पी है। तो अगर ये ग्रेटर देन पी है तो आप क्या करते हैं, इसमें से पी को माइनस करते हैं। माइनस करने का मतलब ये होता है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड करना, और 2's कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये है, तो आपने 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो 1 आपके पास कैरी आ गई और ये बाकी रिजल्ट आ गया। फिर आप चेक करें, क्योंकि ये अनसाइड आप रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, कैरी को डिस्कार्ड कर लेंगे। फिर आप चेक करेंगे, पहला काम किया Z को 2Z मॉड भी कर दिया। अब देखेंगे मल्टीप्लायर की बिट क्या है। मल्टीप्लायर की ये वाली बिट 0 थी, तो 0 बिट है तो इसका मतलब पार्शियल प्रोडक्ट 0 ऐड होगा। Z प्लस 0, Z की वैल्यू 3 थी वो 3 रही, चेंज नहीं हुई। अब तीसरा क्लॉक साइकिल आ जाएगा, फिर 2Z करेंगे। पहला काम इसको 2Z करेंगे तो आपके पास ये 6 आ जाएगा। चेक किया जाएगा मॉड पी करने के लिए क्या ये ग्रेटर देन पी है, नहीं 6 ग्रेटर देन पी नहीं है, तो ये सीधा रहेगा। अगर ग्रेटर देन पी होता तो पी माइनस करते। और फिर B1 को चेक किया जाएगा, ये B1 को कि वो आपको उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू 0 है। 0 है तो इसमें फिर 0 ऐड होगा, ये 6 ही रहेगा। और आपके पास उसके बाद फोर्थ क्लॉक साइकिल में फिर इसको 2Z करेंगे, ये 12 बन जाएगा। फिर चेक किया जाएगा क्या 2Z मॉड पी, 2Z मॉड पी करने के लिए क्या ये ग्रेटर देन पी है। यस, ये ग्रेटर देन पी है, तो पी इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे मतलब पी का 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा आपके पास। अब ये रिजल्ट आने के बाद ये जो है डिस्कार्ड हो जाएगी। ये रिजल्ट आ गया, फिर बी को चेक करेंगे कि बी की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, वो आपके पास 1 है। पार्शियल प्रोडक्ट 0 1 1 ऐड हो जाएगा, रिजल्ट 8 आ जाएगा। और 8 की को फिर चेक Z प्लस ए मॉड पी होता है, तो 8 ऑलरेडी पी से कम है तो ये 8 ही रहेगा। अब ये देखिए हमारे पास 8 रिजल्ट आना चाहिए था, जो डिवीजन के साथ जिसमें हम मॉड 11 करने के लिए 11 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ सिंपल शिफ्ट एंड ऐड ऑपरेशन से आपके पास वही रिजल्ट आ गया है। और आपके इसमें रेडिक्स 2 है तो एक बिट आपने एट टाइम लिया तो 4 क्लॉक साइकिल लगे। अगर आपके पास 8 बिट्स होती तो 8 क्लॉक साइकिल लगते। ये आपके पास आर्किटेक्चर है रेडिक्स 2 इंटरलीव मल्टीप्लायर का। और ये देखिए हमारे पास इसको हम करेंगे, ये Z रजिस्टर है जो एक्यूमुलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये A रजिस्टर होगा यहाँ पे जो आपके पास मल्टीप्लिकेंट को, और ये B रजिस्टर जो मल्टीप्लायर है। क्योंकि आप मल्टीप्लायर की MSB से स्टार्ट करते हैं तो आप ये वाला कनेक्शन लेंगे और इसको हर बार शिफ्ट करेंगे ताकि MSB पोजीशन पे नई बिट आ जाए, लोअर वाली बिट आ जाए। अच्छा, ये Z है तो पहला स्टेप आपके पास होता है 2Z। 2Z करने के लिए आप इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट शिफ्ट करने में कोई आपका हार्डवेयर यूज़ नहीं होता, तो आपके पास लेफ्ट शिफ्ट किया आपने तो यहाँ पे 2Z आ जाएगा। 2Z आने के बाद अब आपने देखना होता है कि 2Z मॉड पी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मॉड पी ऑपरेशन क्या होता है कि आप चेक करते हैं इस 2Z को जो ये रिजल्ट आया है इसको आप चेक करेंगे, क्योंकि आप इसको पिछले एल्गोरिथम में इसको Z का नाम दे देते थे कि क्या Z इज इक्वल टू 2Z मॉड पी ऑपरेशन था। तो Z इज इक्वल टू 2Z जब आपने कर दिया, इसको भी आप फिर Z कह देते हैं, जब ये ऑपरेशन करते हैं इसको आप कहते हैं ये Z है। अब इस वैल्यू को चेक करते हैं आप कि क्या ये P से ग्रेटर है। अगर ये P ग्रेटर है या P के इक्वल होगी तो इसमें से P माइनस होगा। अगर ये P से ग्रेटर है या इसके इक्वल नहीं होगी तो इसमें से आपके पास P माइनस नहीं होगा, वो यही रिजल्ट आपके पास आगे चल जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक कंपेरेटर लगाया हुआ है, इस कंपेरेटर को ये चेक करता है क्या ये वैल्यू जो आ रही है ये वैल्यू लेस देन P है। अगर ये लेस देन P हो तो ये कंपेरेटर यहाँ पे ट्रू रिजल्ट देगा। Z अगर लेस देन P होगा, जब ये ट्रू आएगा यहाँ 1 आएगा तो ये मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, ये उस वैल्यू को सिलेक्ट करेगा जो उसकी 1 पर पोजीशन में कनेक्टेड है। तो 1 पे आपके पास ओरिजिनल रिजल्ट कनेक्टेड है, तो ये आपके पास अगर Z लेस देन P होगा तो Z ही सिलेक्ट होकर नीचे आ जाएगा। अगर Z ग्रेटर देन P होगा, अगर Z ग्रेटर देन P होगा तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी यानी कि 0 आएगा यहाँ पे, जब ये कंपेरेटर 0 देगा तो आपको अब आप मल्टीप्लेक्सर में से ये वैल्यू सिलेक्ट होनी है। ये वैल्यू कौन सी है, ये एक्चुअली Z में से P माइनस हो रहा है। P कैसे माइनस हो रहा है, ये आपके पास Z आ रहा है, ये P का आपने P के आगे इन्वर्टर लगाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास लाइन शो की हुई है यानी कि मल्टीपल बिट्स है। अगर आपके पास लेट्स से 4 बिट का ये आर्किटेक्चर होगा तो यहाँ P के आगे 4 इन्वर्टर लगे होंगे। P0 के आगे एक इन्वर्टर, P1 के आगे भी एक इन्वर्टर, P2 के आगे भी एक इन्वर्टर और P3 के आगे भी एक इन्वर्टर। तो ये 1's कॉम्प्लीमेंट जनरेट होता है बेसिकली इस तरह। जब भी आप किसी नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट लेना चाहें तो बेसिकली पहले आप ये देखना कि एम Z माइनस P करना है हमने, क्योंकि Z ग्रेटर देन P है। Z ग्रेटर देन P आपको कहाँ से पता चला है कि यहाँ से आपके पास 0 आ गया, तो Z लेस देन P होता तो यहाँ 1 होता है। Z ग्रेटर देन P होने के बाद यहाँ 0 है, अब ये रिजल्ट सेलेक्ट होता है।
ये रिजल्ट सेलेक्ट होते हुए पैरेलल में आपने ये काम कर ही किया था कि जेड में से पी को माइनस किया है। जेड में से पी को कैसे माइनस किया है कि हम ये ऑलरेडी अर्थमेटिक्स जानते हैं, जेड प्लस ये माइनस पी जो है जो आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी को रिप्रेजेंट करता है, और जो टूज कॉम्प्लीमेंट है आपके पास ये लिए जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। अब वंस कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है कि हर बिट को स्विच कर देना। अब लेट से ये पी आपके पास नंबर है, इसकी आपके पास पी जीरो से लेके, लेट से ये पी जीरो से लेके पी जीरो है, फिर पी वन है, अप टू ये पी एन है। पी एन माइनस वन। इस नंबर का जब आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, सारी बिट्स के आगे इन्वर्टर लगाएंगे। इसके आगे भी इन्वर्टर आएगा, इस बिट के आगे भी इन्वर्टर आएगा, हर बिट के आगे इन्वर्टर आएगा। पी जीरो, पी वन, पी टू अप टू पी एन माइनस वन तक सबके आगे इन्वर्टर आएगा। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट जनरेट हो जाएगा। ये चीज शो की गई है, यहाँ पे इन्वर्टर लगाया गया। तो टूज कॉम्प्लीमेंट लेट से आओगे, जितना हमारे पास वंस जो डबल वन है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना आपने, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये जीरो जीरो वन जीरो, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बिट्स को स्विच कर देंगे, और फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन में वन ऐड करेंगे वन, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो इसी तरह आपके पास यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट लेना, तो आपने सी एन को वन कर दिया है और पी को आपने इन्वर्ट कर दिया है, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और जेड ये आ गया, तो जेड में आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ऐड कर रहे हैं, जेड माइनस पी करने के लिए जेड प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट आएगा जो जेड माइनस पी आएगा। तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऐड करने से जेड माइनस पी आता है, तो ये सिलेक्ट होकर रिजल्ट फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास पहला स्टेप था कि टू जेड किया, और टू जेड करने के बाद फिर मॉड पी किया आपने। अच्छा, यहाँ पे जब रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, उस रिजल्ट को फिर आपने क्या करना है, फिर बी को आप चेक करते हैं कि बी की एमएस बी बिट वन है या जीरो है। अगर जो मल्टीप्लायर है उसके एमएस बी बिट से स्टार्ट करते हैं, अगर उसकी एमएस बी बिट वन है आपके पास, ये एमएस बी को चेक करते हैं मल्टीप्लायर की, तो आपके पास बिट वन होगी तो जेड ये जो रिजल्ट आया इसमें ए ऐड होगा, और अगर ये बिट जीरो होगी तो जीरो ऐड होगा। तो यहाँ दो वैल्यूज ऐड होंगी, जब भी दो वैल्यूज ऐड होती हैं तो रिजल्ट आपके पास वो इंक्रीज कर सकते हैं, पी से इंक्रीज हो सकता है। तो अगेन आप चेक करेंगे यहाँ पे अगेन मॉड्यूलर ऑपरेशन, क्योंकि जेड प्लस ए मॉड बी का ऑपरेशन होता है, और मॉड बी का ऑपरेशन अगेन क्या है कि मॉड बी का ऑपरेशन होता है कि अगर आपके पास जो रिजल्ट आया है वो ग्रेटर देन पी है या लेस देन पी है। अगर वो लेस देन पी है तो यहाँ पे वैल्यू वन आएगी, आपके पास कंपेरेटर लगा हुआ है, यहाँ पर भी कंपेरेटर था, लेस देन पी है तो यहाँ वन आएगा, तो ये रिजल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर रिजल्ट ग्रेटर देन पी है यहाँ जीरो आएगा, तो आपके पास ये रिजल्ट फिर माइनस पी होके यहाँ पे सिलेक्ट होगा, और क्लॉक राइजिंग एज पे ये आपके पास वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी। ये पहला क्लॉक साइकिल हो जाएगा, दूसरी क्लॉक साइकिल में फिर यही ऑपरेशन होगा। तो इस तरह आपके पास इसका जो है आर्किटेक्चर जो है वो ये एक बड़ा सिंपल सा आर्किटेक्चर रेडिक्स टू इंटरलीव मल्टीप्लायर के लिए। इसमें अगर हम क्रिटिकल पाथ देखें तो इसके सर्किट क्रिटिकल पाथ ये कि ये तो आपके पास शिफ्ट ऑपरेशन का कोई वो हार्डवेयर नहीं होता, तो यहाँ पे आपको ये चाहिए एक एडर, एक मल्टीप्लेक्सर, फिर एडर, फिर एडर, फिर मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, एक एडर, दो एडर, तीन एडर और एक मल्टीप्लेक्सर, दो मल्टीप्लेक्सर, तीन एडर और दो मल्टीप्लेक्सर इसका क्रिटिकल पार्ट ले आते हैं, तीन एडर और दो मक्सर। क्लॉक साइकिल कितने रहेगा, जितनी बिट्स होगी, क्योंकि आप हर क्लॉक साइकिल में एक मल्टीप्लायर की एक बिट लेते हैं, मल्टीप्लायर की एक बिट लेते हैं, उसके साथ पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं और रिजल्ट के साथ ऐड कर देते हैं, और फिर क्लॉक राइजिंग हो जाएगा, वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी। अगले क्लॉक साइकिल में ये शिफ्ट हो जाएगा, नई बिट्स यहाँ पे आ जाएगी। जितनी बी मल्टीप्लायर ए मल्टीप्लायर जितनी बी की बिट्स हैं उतने क्लॉक साइकिल लगेंगे। तो नॉर्मली एन बिट नंबर्स के लिए एन क्लॉक साइकिल लगते हैं रेडिक्स 2 में। जब रेडिक्स 4 आप अडॉप्ट करेंगे तो हम मल्टीपल बिट्स लेते हैं, उस पर ये आपके पास रिड्यूस कर सकते हैं आप इसको नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स को, उसके नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल जो है वो हाफ हो जाते हैं। जब आप पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करते हो फिर मल्टीप्लायर की दो बिट्स को लेते हैं, तो बेसिकली वो चीज़ हमने बूथ पढ़ा था, बूथ अप्लाई करेंगे आप। एरियाज में कितना है कि आपके पास तीन तो एड्रेस हैं, एक दो तीन एड्रेस हैं, एक दो दो मक्सेस हैं, और उसके अलावा दो कंपेरेटर्स हैं, और उसके अलावा रजिस्टर्स हैं आपके पास। तो 3n बिट एड्रेस प्लस 3n बिट 2x1 मक्सेस प्लस 2 कंपेरेटर्स प्लस रजिस्टर्स। तो आपके पास ये हमारा आज का लेक्चर था।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी इंटरलीव मल्टीप्लायर का एक डिफरेंट आर्किटेक्चर देखेंगे, जिसमें हम इन कंपेरेटर्स को रिमूव करेंगे, उसके या कोई और टेक्निक यूज़ करेंगे। उससे हमारे पास डिज़ाइन का एरिया रिड्यूस हो जाएगा और क्रिटिकल पाथ डिले अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है, थोड़ा सा क्रिटिकल पाथ डिले इंक्रीज होगा, एक आर गेट का इजाफा हो जाता है। ओवरऑल बाकी जो आपके पास है लेकिन जो डिज़ाइन का एरिया है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में हम इंटरलीव मल्टीप्लायर के एक और आर्किटेक्चर को देखेंगे और फिर उसी नेक्स्ट लेक्चर में हम मोंटगोमरी मॉडल मल्टीप्लायर को देखेंगे, जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन के लिए। इससे रिलेटेड हमारा ऑनलाइन सेशन भी होगा, तो उस ऑनलाइन सेशन में आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।